हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उस पर चर्चा करेंगे। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 1 है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 से 5 पार्ट में मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसको पूरा कर लिया जाए। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, हम लोग वही क्वेश्चन इन पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड वाला बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो जैसे ही हम लोग डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और बाकी के जो वीडियोस बना रखे हैं हमने, बने हुए हैं इतिहास के, साइंस के, ठीक है, उन सबका जो है प्लेलिस्ट में लिंक हम लोगों ने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत पर पहला सफल आक्रमण किस अरब ने किया था? ठीक है, भारत पर पहला सफल आक्रमण किस अरब ने किया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा अरब था जिसने भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया था। और ये कब किया था दोस्तों? 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में इसने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, सबसे पहले अरब मुसलमानों ने ही भारत पर आक्रमण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, महमूद गजनी जो है, इसी को महमूद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, महमूद गजनी को ही महमूद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में गजनवी पूछ देता है गजनी की जगह। ठीक है, तो महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सुबुक्तगीन जो था वो महमूद गजनी का पिता था। अच्छा, जब सुबुक्तगीन का शासन था उस टाइम पर महमूद गजनी खुरासान में शासन करता था। ठीक है, खुरासान एक जगह थी, वहाँ पर महमूद गजनी वहाँ का राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक बार भारत पर आक्रमण किसने किया है? महमूद गजनी ने। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, कितनी बार? 17 बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 17 बार इसने आक्रमण किया है। पहला आक्रमण जो किया था वो किया था 1000 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1000 ईस्वी में। ठीक है, और आखिरी आक्रमण इसका था 1027 ईस्वी में। ठीक है, 1027 ईस्वी में इसका लास्ट आक्रमण था और 1000 ईस्वी में इसका पहला आक्रमण था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो आखिरी आक्रमण था इसका 1027 में जो इसने आक्रमण किया था, ये इसका आखिरी आक्रमण था भारत पर, और ये इसने किया था जाटों के विरुद्ध। ठीक है, दूसरा इसका आक्रमण था 1001 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनी ने दूसरा आक्रमण कब किया था दोस्तों? 1001 ईस्वी में, और ये किया था पेशावर के राजा जयपाल के खिलाफ। ठीक है, पेशावर के राजा जयपाल के खिलाफ इसने दूसरा आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल पराजित हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है, लेकिन उसका सबसे चर्चित आक्रमण जो था वो सोमनाथ मंदिर पर किया गया, उसका आक्रमण था। ठीक है, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1025 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, 1025 ईस्वी में सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, और ये आक्रमण किया गया था बेसिकली लूटपाट करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किस शासक ने धारण की थी? तो दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महमूद गजनी ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
यहाँ कह रहा है शाहनामा की रचना किसने की है। तो दोस्तों शाहनामा की रचना की है फिरदौसी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी दोस्तों। ठीक है, फिरदौसी, उतबी, अलबरूनी तथा फरूखी आदि महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों विद्वान? फिरदौसी, ठीक है, उतबी नाम का विद्वान, अलबरूनी और फरूखी, ये चारों विद्वान जो थे महमूद गजनी के दरबार में रहते थे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध, दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा। तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में बात हो रही दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में, 1191। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था तराइन में। इसको तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी या किसकी हार हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में, और इसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, और ये युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में। अब बात कर लेते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के। ठीक है, तराइन में 2 युद्ध हुए हैं जो बहुत ही फेमस थे। तो पहला युद्ध की तो बात हमने कर ली, अब बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 में। कब हुआ था दोस्तों? 1192 में। ठीक है, एक साल बाद 91 में पहला हुआ और 92 में दूसरा युद्ध हुआ। यह युद्ध भी दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही हुआ था। ठीक है, पहले युद्ध में गौरी हार गया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा सियाहट में कह लीजिए आप जो भी, उसने दोबारा जो है आक्रमण किया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। इस युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में। तो चंदावर का युद्ध हुआ था। तो चंदावर का युद्ध इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चंदावर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1194 में। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सल्तनत काल प्रारंभ होता है और सल्तनत काल की प्रारंभ जो हुआ है वो गुलाम वंश से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसी ने जो है सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, जो गुलाम वंश था दोस्तों ये 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और ये गुलाम वंश चला था 1290 ईस्वी तक। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? दोस्तों ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है वो उसका जो निर्माण किया गया है वो 2 हिस्सों में हुआ है। ठीक है, किसी और शासक ने उसको बनवाना प्रारंभ किया था, उसकी नींव डाली थी, लेकिन वो उसको पूरा नहीं करवा सका था। ठीक है, उसका निर्माण किसी दूसरे शासक ने कंप्लीट करवाया था। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी दोस्तों। ठीक है, अच्छा, कुतुब मीनार के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी जो अजमेर में है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अन्य नाम से जानते थे? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, लाख बख्श। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला था, ये बहुत ज़्यादा दान करता था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सहायक सेना नायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो उसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चौगान खेलते समय, ये ध्यान से पढ़िएगा, चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही है। 1210 ईस्वी में, ठीक है, 1210 ईस्वी में चौगान, जिसको इंग्लिश में पोलो कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत से लोग चौगान का मतलब समझते नहीं है, तो इसका इंग्लिश में कहते हैं पोलो। ठीक है, जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, लंबी लंबी स्टिक से। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, और इसको दफनाया कहाँ गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को? लाहौर में दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति हासिल करने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों इसके पहले के जितने भी शासक हुए, ठीक है, उन्होंने सुल्तान की पदवी धारण कर ली थी, उपाधि तो सुल्तान की ले ली थी। जैसे मोहम्मद गौरी था, गजनी था, या आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये सल्तनत काल में गुलाम वंश का संस्थापक था। इन्होंने सुल्तान की का पद तो धारण कर लिया था, लेकिन इसकी वैधानिक स्वीकृति नहीं ली थी किसी से। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बगदाद का खलीफा, ये सबसे बड़ा पद माना जाता था, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति लेने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इल्तुतमिश ने 1229 में, कब दोस्तों? 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति हासिल की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। इक्ता प्रणाली कह रहा है यहाँ पर, इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम मुस्लिम महिला शासका कौन थी? तो दोस्तों प्रथम मुस्लिम महिला शासका थी रजिया बेगम। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। रजिया बेगम जो थी ये प्रथम मुस्लिम महिला शासका भी थी। अगर एग्जाम में पूछता है कि अंतिम मुस्लिम महिला शासका कौन थी, तो इसका आंसर भी रजिया बेगम ही होगा दोस्तों। ठीक है, ये इकलौती ऐसी मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने शासन किया है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और आपको पता होना चाहिए कुछ पॉइंट, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी, कि रजिया बेगम ने पुरुषों की तरह चोगा, जिसे काबा बोलते थे, कोट टाइप का होता था, तो पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह, जिसको टोपी बोलते थे, ये पहनना शुरू किया था। ठीक है, और रजिया बेगम की हत्या डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किसकी हत्या जो है डाकुओं के द्वारा कर दी गई, तो उसका आंसर होगा रजिया बेगम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों यहाँ कह रहा है ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने टोपी सीकर यानी टोपी सिलकर अपने जीवन का निर्वाह किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही आंसर है। नासिरुद्दीन महमूद जो है वो ऐसा सुल्तान था जिसने टोपी सिलकर अपने जीवन का निर्वाह किया। ठीक है, इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी दोस्तों। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
सिजदा तथा पैबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बलबन। ठीक है, बलबन ने सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है इसका। इसके अलावा सिजदा और पैबोस प्रथा के अलावा बलबन ने नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया था। ठीक है, नवरोज उत्सव को भी प्रारंभ कराया था किसने? बलबन ने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। लौ एवं रक्त नीति, ठीक है, लौ एवं रक्त नीति का पालन किसने किया था, या पालन किसने को अपनाया किसने था, लौ एवं रक्त नीति को? तो इसका सही आंसर है बलबन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, बलबन ने लौ एवं रक्त नीति का पालन किया था। ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था दोस्तों। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला शासक था बलबन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तूतीय हिंद या भारत का तोता किसे कहते थे? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछता है तूतीय हिंद किसे कहते थे या भारत का तोता किसे कहते थे। ठीक है, ये अलग अलग पूछा जाता है दोस्तों, दोनों का आंसर एक ही है। तूतीय हिंद उर्दू का शब्द है, फारसी का, और भारत का तोता हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही आंसर है, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, अमीर खुसरो का बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो के बचपन का नाम था मोहम्मद हसन, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली नामक जगह पे। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली नामक जगह पर हुआ था, जो प्रेजेंट टाइम पर यूपी के बदायूं में है। ठीक है, यूपी के बदायूं में प्रेजेंट टाइम पर है। ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे दोस्तों? सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के। अच्छा, इन्होंने ये जो हैं अमीर खुसरो बलबन से लेके मोहम्मद तुगलक तक के दरबार में रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके शासनकाल में थे, तो बलबन से लेके मोहम्मद तुगलक तक के शासनकाल में ये रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, अमीर खुसरो ने सितार तथा तबले का आविष्कार किया था। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? शमसुद्दीन कैमुर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमुर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो है गुलाम वंश का खत्म होता है, इसके बाद शुरू होता है खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश में क्या है दोस्तों? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? 1290 में। 1290 में इसकी स्थापना की थी, और इनका शासन चला कब तक था दोस्तों? 1320 तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सेना को नकद वेतन देने व स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया था और स्थायी सेना रखने का प्रारंभ किया था। इसके अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने भी शासक हुए थे उनके किसी के पास भी स्थायी सेना नहीं होती थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ाकर 3/4 किस शासक ने किया था दोस्तों? खम्स क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है खम्स क्या है। ठीक है, तो खम्स क्या है कि युद्ध में जो धन लूटा जाता था, किसी भी युद्ध के बाद लूटे गए धन को जो है वो शासक को बांटना होता था सिपाहियों को, तो उसी को जो है खम्स कहते थे दोस्तों। ठीक है, तो खम्स क्या था? युद्ध में लूटा गया धन। तो
खम्स में सुल्तान का हिस्सा पहले था 1/4, ठीक है, उसको बढ़ाकर 3/4 किस शासक ने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया था दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत किसने की थी, तो उसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़ा दागने का प्रारंभ भी इसी ने स्टार्ट किया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था दोस्तों, ठीक है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को बहुत कड़ाई से इसने पालन करवाया था, ठीक है। और भू राजस्व को उपज का 1/2 भाग किया था इसने, ठीक है। यानी जितना भू राजस्व लिया जाता था वो टोटल उपज का आधा होता था दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। दक्षिण भारत के अभियान पर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत के अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर है मलिक काफूर को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस चीज का निर्माण करवाया था। तो देख लेते हैं ऑप्शन की तरफ। अलाई दरवाजा, तो दोस्तों अलाई दरवाजा कहाँ पर है? दिल्ली में है, कुतुब मीनार परिसर में, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इसी प्रकार से सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये तीनों जो हैं, इन तीनों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी नाम से उपाधि धारण की थी दोस्तों, ठीक है। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो दोस्तों तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही की रचना की है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसकी मृत्यु के पश्चात मुबारक खिलजी जो था वो सिंहासन पर बैठा, ठीक है। और मुबारक खिलजी जो है उसको नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी दोस्तों। इसका जो है इसका वर्णन जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताबों में किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुबारक खिलजी जो था वो कभी कभी दरबारियों के बीच नग्न होकर दौड़ता था दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, शायद कभी पूछ दे एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है मध्यकालीन भारत का पार्ट 1 जो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में आगे, और हमारे चैनल GS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो अगला पार्ट होगा दोस्तों, उस पर हम लोग तुगलक वंश आदि का डिस्कशन करेंगे। चलिए चलते हैं, अपने अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।